Assalamu alaikum. In today's lesson, we will learn about functioning of kidney. In last lesson, we have learned about anatomy of kidney, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि हमारे पास पेयर ऑफ किडनी मौजूद होती है, जिसमें से लेफ्ट किडनी स्लाइटली अपर होती है राइट किडनी से। यहाँ पर दो लास्ट वर्टिब्रल कॉलम किडनीज को प्रोटेक्ट करवाती हैं, जबकि किडनीज के ऊपर वाली साइड पर ग्लैंड्स मौजूद होती हैं, जिसे हम एड्रिनल ग्लैंड्स कहते हैं। किडनी के बाहर जो आउटर स्ट्रक्चर होता है उसको हम रीनल कॉर्टेक्स, जो कि डार्क रेड कलर का होता है, और रीनल मेडुला जो कि पेल रेड कलर का होता है, जिसको हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हमने लास्ट लेक्चर में नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा था, जिसमें रीनल कॉर्पसल और रीनल ट्यूब्यूल को बहुत डिटेल में समझा गया था। आज हमने फंक्शनिंग ऑफ किडनी को नेफ्रॉन के साथ रिलेट करके समझना है। बेसिकली जब ब्लड हमारी बॉडी से हमारी किडनी में आता है तो वो इस आर्टरी के ज़रिए अफेरेंट आर्टरियोल में जाता है। अफेरेंट आर्टरियोल वो स्पेस होती है जो आपके नेफ्रॉन को आर्टरी के साथ कनेक्ट करवाती है। इसका डायमीटर बड़ा होता है और जब ये नेफ्रॉन में जाता है तो ये सबसे पहले रीनल कॉर्पसल यानी ग्लोमेरुलस और बाउमन कैप्सूल के इर्द गिर्द मौजूद होता है। ग्लोमेरुलस और बाउमन कैप्सूल मिलकर रीनल कॉर्पसल बनाते हैं। ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर रीनल ट्यूब्यूल की फॉर्मेशन करवाता है। नाउ वी विल रिलेट दिस स्ट्रक्चर विद फंक्शनिंग ऑफ किडनी। फंक्शनिंग ऑफ किडनी बेसिकली 3 प्रोसेसेस में होती है। द फर्स्ट वन इज प्रेशर फिल्ट्रेशन। प्रेशर फिल्ट्रेशन रीनल कॉर्पसल के दोनों पार्ट्स में होती है, जिसको हम ग्लोमेरुलस और बाउमन कैप्सूल कहते हैं। ग्लोमेरुलस हमारे पास कैपिलरीज का वो गुच्छा होता है जिसके अंदर ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है। As you can see in the video, the blue part is glomerulus. Glomerulus के बाहर एक बाउल शेप स्ट्रक्चर है जिसको हम बाउमन कैप्सूल कहते हैं। बाउमन कैप्सूल के बाहर हमारे पास 2 आर्टरियोल्स होती हैं, एक अफेरेंट आर्टरियोल और दूसरे को हम इफेरेंट आर्टरियोल कहते हैं। बेसिकली ये आर्टरी से कनेक्टेड 2 आर्टरियोल्स होती हैं, जिसमें से एक अफेरेंट आर्टरियोल का डायमीटर बड़ा होता है जबकि इफेरेंट आर्टरियोल का डायमीटर स्मॉल होता है। इन दोनों के डायमीटर में डिफरेंस की वजह से यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होता है। बाउमन कैप्सूल जिसको हम कप शेप्ड कहते हैं, इसके दरमियान में कुछ ऐसी स्पेसेस मौजूद होती हैं जो ग्लोमेरुलस को कवर करती हैं। ग्लोमेरुलस में आने वाले एक्स्ट्रा वाटर, एक्स्ट्रा नाइट्रोजनस वेस्ट, एक्स्ट्रा अमीनो एसिड्स, एक्स्ट्रा ग्लूकोज, एक्स्ट्रा सोडियम एंड कैल्शियम आयंस जो कि हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं होते, उनको फिल्टर किया जाता है। ये इतने स्मॉल होते हैं कि ये इजीली बाउमन कैप्सूल के अंदर ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। ये कैपिलरीज सिर्फ और सिर्फ इन्हीं वेस्ट को बाउमन कैप्सूल में भेजती है, जबकि ब्लड सेल्स का साइज़ बड़े होने की वजह से ये ब्लड सेल्स हमारे बाउमन कैप्सूल में ट्रांसफ़र नहीं होते। एज यू कैन सी इन दिस वीडियो, ब्लड सेल्स का साइज़ वेस्ट के मुकाबले में बड़ा होता है, जिसकी वजह से जो ब्लड सेल्स हैं वो ग्लोमेरुलस के अंदर ही रहते हैं, जबकि जितना भी वेस्ट होता है उसको बाउमन कैप्सूल में भेज दिया जाता है। एट द एंड जो हमारे पास फिल्ट्रेट बचता है उसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। 90% जो हमारे पास फिल्ट्रेशन है वो ग्लोमेरुलस में कंप्लीट हो जाती है। द सेकेंड स्टेप इज़ ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन, जिसको हम सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन भी कहते हैं। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हमारे पास रीनल ट्यूब्यूल में की जाती है। एज यू नो कि रीनल ट्यूब्यूल का नाम ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होने की वजह से है, इसीलिए इसको हम रीनल ट्यूब्यूल कहते हैं। द फर्स्ट पार्ट ऑफ रीनल ट्यूब्यूल इज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, द सेकेंड पार्ट इज लूप ऑफ हेनले विच इज़ यू शेप्ड एंड द थर्ड पार्ट इज डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तमाम ट्यूब्यूल एक कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठी होती हैं, जिसका नाम ही कलेक्टिंग डक्ट है। As the name suggests, it is selective reabsorption. It means not all the waste are reabsorbed, but some waste which is useful for our body are reabsorbed in the selective reabsorption. In selective reabsorption process, the proximal convoluted tubule reabsorb extra water and salt by the process of osmosis and active transport. प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से ये पानी और सॉल्ट्स को रीअब्जॉर्ब करने के बाद द नेक्स्ट स्टेप इज लूप ऑफ हेनले. There are 2 limbs of loop of Henle, descending limb which is downward and ascending limb which is going towards the distal convoluted tubule. Descending loop of Henle जो है वो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, जबकि ascending limb of Henle सॉल्ट्स की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है बाय द प्रोसेस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड डिफ्यूजन. डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल दोबारा से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करवाता है। इस तरीके से सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कंप्लीट रीअब्जॉर्प्शन करवाती है ताकि बॉडी फ्लूइड में किसी भी चीज़ की कमी ना हो सके। द लास्ट स्टेप इज़ ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ट्यूब्यूलर सिक्रीशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि जब वेस्ट बनता है यूरिन की फॉर्मेशन के दौरान तो उनकी पीएच लेवल बहुत कम हो जाती है और ऐसे में एसिडिक यूरिन की फॉर्मेशन हो सकती है।
रेगुलर सिक्रीशन के ज़रिए ब्लड की पीएच को 7.35 टू 7.45 रखा जाता है। ये जो टेबल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें नॉर्मल केमिकल कंपोजिशन बताई गई है यूरिन की, जिसमें वाटर, यूरिया, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन और अदर आयन एंड कंपाउंड्स की कंपोजिशन बताई गई है। दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच।